हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशंस प्रेगनेंसी एक्ट 2021। हम लोग इस पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें साथ में ये भी पढ़ेंगे कि ओल्ड एक्ट क्या था और न्यू एक्ट क्या है और किस ट्राइमेस्टर में किस वीक में क्या प्रोसीजर करते हैं। सारा इस पे कवर किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट ऑन एमटीपी एक्ट 2021। ठीक है, तो हम लोग इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। और इसमें जो मेनली है, इसमें जो मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसको करते हैं, किस कंडीशन में एमटीपी करने की नीड है। जैसे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है किसी को, इस कंडीशन में भी आपको करने की ज़रूरत है, एमटीपी कर सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैटरनल डिजीज है, मैटरनल डिजीज या इनकम्पिटेबल्स विद द कंटिन्यूएशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, लाइक हार्ट डिजीज है, किसी को हार्ट डिजीज का भी है, अगर पता चल गया है कि उस बच्चे का हार्ट डिजीज है, इस कंडीशन में भी आप एमटीपी कर सकते हो। मलिग्नेंट हाइपरटेंशन, अगर मलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, आप इस कंडीशन में भी एमटीपी कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई पेशेंट को सीवियर क्रोनिक रेनल फेल्यूर है, तो इस कंडीशन में भी एमटी करने की ज़रूरत है। अगर स्क्रिज़ोफेनिया है, इस कंडीशन में भी एमटीपी करने की ज़रूरत है। अगर रूबेला इन्फेक्शंस है या हिस्ट्री ऑफ एक्सपोज़र है, अगर इस कंडीशन में भी आपको एमटीपी करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, रेप के केस में भी एमटीपी करने की इंडिकेशंस है, आप करा सकते हो एमटीपी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। आप इसको करने की ज़रूरत है। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको एमटीपी करने की ज़रूरत है, किस कंडीशन में एमटीपी कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशंस प्रेगनेंसी, किसी को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है, मैटरनल डिजीज है, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, सीवियर क्रोनिक रेनल फेल्यूर है, स्क्रिज़ोफेनिया है, रूबेला इन्फेक्शंस है, रेप इम्पॉर्टेंट है, आपको रेप याद रखना चाहिए। रेप में एमटीपी कर सकते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस का, उसमें भी हम कर सकते हैं। लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में भी हम एमटीपी कर सकते हैं। अब इसमें है कि एक्ट ये पास हुआ था अगस्त 1971 को और इफेक्टिव हुआ था अप्रैल 1972 को। ये पास हुआ था और ये इफेक्टिव हुआ था 1972 को। इसमें ये याद रखना, दिस इज द ओल्ड एक्ट। ठीक है, ये ओल्ड एक्ट है और ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम एमटीपी करते थे, अप टू 20 वीक तक करते थे। कितना करते थे? 20 वीक्स, 20 वीक तक एमटीपी कर सकते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था ना कि 12 वीक तक 12 वीक तक वन डॉक्टर की रिक्वायर्ड होता था। 12 वीक तक वन डॉक्टर, आफ्टर 12 वीक टू डॉक्टर रिक्वायर्ड। आफ्टर 12 वीक कितना डॉक्टर का? टू डॉक्टर्स का रिक्वायर्ड होता था। और अगर 12 अप टू 12 वीक तक वन डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता था। दिस इज द ओल्ड एक्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्ट अप टू 20 वीक्स और अप टू 12 वीक तक वन डॉक्टर, आफ्टर 12 वीक तक टू डॉक्टर्स का रिक्वायर्ड है। बट अगर इनकेस टू डॉक्टर नहीं है, तो फिर भी इसको एटलीस्ट रिक्वायर्ड बट कैन बी डन बाय द वन डॉक्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओल्ड एक्ट पास कब हुआ था? अगस्त 1971 को, इफेक्टिव इन अप्रैल 1972 को। ठीक है, लेकिन ये करते थे अप टू 20 वीक तक करते थे और 12 अप टू 12 वीक तक वन डॉक्टर का रिक्वायर्ड है और आफ्टर 12 वीक टू डॉक्टर का रिक्वायर्ड है। अगर इफ टू डॉक्टर नहीं भी है, तो वन डॉक्टर से भी ये एमटीपी किया जा सकता है। क्या? अब इसमें है कि कंसेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट। कंसेंट कौन दे सकता है? कंसेंट, कंसेंट अगर एज
लेस देन 18 ईयर्स है, लेस देन 18 ईयर्स है, 18 साल से कम का है तो गार्जियन कंसर्न देगा। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो हर सेल्फ कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद का कंसर्न दे सकती है, ठीक है? अगर आप मैरिड हैं, अब मान के चलो इफ कोई मैरिड गर्ल्स है और हस्बैंड इज़ नॉट नीडेड फॉर कंसर्न, हस्बैंड का कोई नीड नहीं है एमटीपी में, ठीक है? अब जैसे कि रेप है, रेप में एफआईआर के कोई रिक्वायर्ड नहीं है, नो एफआईआर रिक्वायर्ड और सेक्रेसी टू द मेंटेन, सेक्रेसी टू बी है मेंटेन कर करके उसको हमको रखना है, ठीक है? अब इसमें से आपको जो याद रखने वाली बात है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कर सकता है एमटीपी, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कौन-कौन कर सकता है, आपको याद रखना है, एलिजिबिलिटी आपको याद रखना है, कौन कर सकता है। अब कौन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, एमडी हो, एमएस हो, अगर एमबीबीएस है, मान के चलिए कोई एमबीबीएस है, तो एमबीबीएस विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ असिस्टिंग 25 केसेस आउट ऑफ द 5, अब 25 केस आप असिस्टिंग किए हो, साथ में आपको 5 केसेस शुड बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब कि 5 केस आपको किसी के हेल्प से नहीं, खुद आप उस केस को किए हो और 25 केस में आपको असिस्टिंग किया है, उसी को आपको करना पड़ेगा। तो एमबीबीएस डॉक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और एटलीस्ट 25 केस उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा और 5 केसेस शुड बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ठीक है? दूसरा है कि अदर, और कौन कर सकता है? तो अदर में जो होता है मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशंस जो होता है आरएमपी, वो भी कर सकता है, लेकिन वो भी एक सिनेरियो है जो आरएमपी विथ 6 मंथ ऑफ हाउस जॉब हो, ओबीजी में और गायनी में। आरएमपी वही कर सकता है, आरएमपी विथ 6 मंथ ऑफ हाउस जॉब इन ओबीजी एंड गायनी में हो, या कोई हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एनी हॉस्पिटल विथ ऑल फैसिलिटी के साथ, वो भी आरएमपी कर सकता है, ठीक है? अब इसमें जो एक नया है और पिछले 2 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चंस आते हैं, अमेंडमेंट एक्ट इन 2021, क्या अमेंडमेंट एक्ट इन 2021 प्रपोज हुआ था, 21 में प्रपोज हुआ था, लेकिन जो पास हुआ है वो 2022 में ये पास हुआ है, 2022 में ये पास हुआ था, 2021 में प्रपोज्ड किया गया था, दिया गया था बिल, लेकिन पास हुआ था 2022 में। इसमें है कि ओल्ड एक्ट में क्या था? ओल्ड एक्ट में कि अप टू 20 वीक तक एमटीपी किया जाता था। 12 वीक पर 1 डॉक्टर था और आफ्टर 12 वीक पे 2 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता था। लेकिन यहाँ पे सब चेंज है। यहाँ पे है कि जो एमटीपी जो न्यू एक्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग एमटीपी कैन बी डन अप टू 24 वीक तक किया जाता है। कितना? 24 वीक तक किया जा सकता है। लेकिन इसमें चेंज है, अगर अप टू 12 वीक का कोई है, अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो भी है एमटीपी, वो उसका प्रेगनेंसी हो गया 12 वीक के 20 वीक तक, सॉरी 20 वीक तक, तो इस केस में 1 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है। कितना? 1 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है, 1 डॉक्टर। 20 वीक तक 1 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है और 20 से 24 वीक तक, क्या 20 से 24 वीक तक मोर देन 1 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है। मोर देन 1 डॉक्टर इट मीन्स 2 डॉक्टर, कितना? 2 डॉक्टर्स का रिक्वायर्ड होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है? तो न्यू अमेंडमेंट एक्ट में जो 2022 में पास हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 24 वीक तक एमटीपी किया जा सकता है। तो 20 वीक तक 1 डॉक्टर, 20 टू 24 वीक 2 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है। सॉरी। अब इसमें है कि मेथड क्या है? क्या है मेथड ऑफ एमटीपी क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेथड है मोस्टली मेडिकल अबॉर्शंस, ओपीडी प्रोसीजर्स,
सक्शन एविक्यूएशंस के द्वारा किया जा सकता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस के द्वारा क्या है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस के द्वारा किया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस के द्वारा किया जा सकता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस के द्वारा किया जा सकता है, सक्शन एविक्यूएशंस के द्वारा किया जा सकता है, मेडिकल अबॉर्शंस के द्वारा किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 मेथड होते हैं करने का, मेडिकल अबॉर्शंस जो ओपीडी प्रोसीजर्स है, सक्शन एविक्यूएशंस है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा गया है कि बेस्ट मेथड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सक्शन एविक्यूएशंस होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो सक्शन एविक्यूएशंस होता है, बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, अदर मेथड में आपको अभी बताएं कि अदर मेथड में भी मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन से अप टू 7 वीक तक किया जा सकता है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन से अप टू 12 वीक तक किया जा सकता है, या डीएनसी किया जा सकता है, कुरेटाज किया जा सकता है। तो ये 4 वीक्स में ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है। अब है कि मेडिकल अबॉर्शंस ओपीडी प्रोसीजर में अकॉर्डिंग टू इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू इंडिया अप टू 7 वीक तक एमटीपी कर सकते हैं। 7 वीक तक ही किया जा सकता है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग या डेवलपिंग कंट्री के अकॉर्डिंग 9 वीक तक किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया में 7 वीक तक करते हैं, डेवलप कंट्री में या WHO के अकॉर्डिंग 9 वीक तक एमटीपी किया जा सकता है। अब इसमें जो ड्रग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स फर्स्ट डोज। अब इसमें जो सबसे पहले जो एमटीपी करने का जो है वो ड्रग्स सबसे पहले आपको देना है मेफीप्रिजिस्ट्रोन। क्या देना है? मेफीप्रिजिस्ट्रोन 200 mg देना है। उसके बाद आफ्टर 48 आवर मीसोप्रेस्टोल देना है। क्या देना है? आफ्टर 48 आवर आपको देना है मीसोप्रेस्टोल देना है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें डोज इंपॉर्टेंट है। अप टू 7 वीक तक 400 माइक्रोग्राम देते हैं। क्या देते हैं? अप टू 7 वीक तक 400 माइक्रोग्राम देते हैं। सबको याद रखना है। क्या याद रखना? फर्स्ट सब ये है 7 वीक तक, अप टू 7 वीक्स, 7 वीक तक। 7 वीक का प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले मेफी 200 देना है और मेसो जो देना है 400 देना है। रूट कोई भी हो सकता है, लेकिन डोज सेम होगा, या ओरल या वेजाइनल, कोई भी रूट दे सकते हैं, लेकिन डोज आपका सेम रहेगा। मीसो का जो रहेगा 400 रहेगा और मेफी का जो रहेगा 200 रहेगा। ठीक है, दूसरा केस है कि इन केस अगर कोई लेडीज हॉस्पिटल में आया है, उसका जो है 7 से 9 वीक है, मतलब कि आफ्टर 7 वीक्स उसमें क्या होगा ना कि मीशो का जो मीसोप्रेस्टोल का जो है डोज वो चेंज हो जाएगा, वो 800 डोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 माइक्रोग्राम इसका डोज देते हैं। 800 माइक्रोग्राम, सॉरी, 800 माइक्रोग्राम डोज इसमें हम लोग देते हैं। तो 7 वीक के बाद अगर 7 से 9 वीक में आया तो उसमें जो डोज होता है मीशो का वो चेंज हो जाता है, वो 800 माइक्रोग्राम देते हैं। और रूट भी इसका इंपॉर्टेंट है। रूट सिर्फ क्या दे सकते हैं? वेजाइनल ही दे सकते हैं, रूट ओनली फॉर वेजाइनल, ये ओरल नहीं दिया जा सकता। तो मेडिकल अबॉर्शंस में अप टू 7 वीक तक करते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, डेवलप कंट्री में 9 वीक तक किया जा सकता है। और इसमें जो ड्रग्स है और डोज है, जो फर्स्ट सबसे पहले क्या देना है? मेफीप्रिजिस्ट्रोन देना है 200 mg। आफ्टर 48 आवर मीसोप्रेस्टोल देना है और 400 माइक्रोग्राम ओरल या वेजाइनल दे सकते हैं। आफ्टर 7 वीक से 9 वीक तक जो डोज है वो मेसो का वो चेंज है,
वो 800 देते हैं, 800 माइक्रोग्राम देते हैं। सिर्फ इसका चेंज होगा, मेसो का चेंज होगा। ये जो रहेगा ना, इसका जो डोज सेम रहेगा, मेफी का डोज सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज हो रहा है 7 से 9 वीक में डोज, सिर्फ इसका चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? मिसोप्रेस्टोल का चेंज हो रहा है। ये सेम रहेगा, ये सेम डोज रहेगा। आपको सबसे पहले आपको मेफी टोन, ये डोज आपको सेम मिलेगा। क्या आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग का कंफ्यूजन है। एक बार और यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो ड्रग्स है, फर्स्ट डे क्या देना है? फर्स्ट डे आपको देना है टैबलेट मेफी रिजिस्ट्रोन देना है 200। फर्स्ट, सबसे पहले आपको देना है फर्स्ट। आफ्टर 48 आवर आपको क्या देना है? मीसो देना है। क्या देना है? मीसो। और ये जो डोज है आपको याद रखना है, ये डोज है 400 माइक्रोग्राम डोज है। आफ्टर 7 वीक टू 9 वीक, 7 वीक टू 9 वीक जो देना है मेफी, ये आपको याद रखना है। मेफी का डोज जो सेम रहेगा, इसका जो डोज रहेगा मेफी का, वो सेम रहेगा, 200 mg देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है चेंज जो हो रहा है, मिसोप्रेस्टोल का 800 माइक्रोग्राम देते हैं ओनली फॉर वेजाइनल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, कंटिन्यू बिफोर 2 ईयर से कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा है कि सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन कब तक कर सकते हैं? तो जो बेस्ट मेथड होता है वो 7 वीक से 12 वीक तक बेस्ट मेथड होता है, बट 7 वीक से 15 वीक तक किया जा सकता है। बेस्ट मेथड आपको 7 से 12 वीक तक किया जाता है। सक्शन इवैक्यूएशन जो होता है यूजिंग कार्बन्स कैनुला, सक्शन इवैक्यूएशन यूजिंग हेल्प ऑफ द कार्बन्स कैनुला। अब कार्बन्स कैनुला, और ये दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अभी हम बताएं बेस्ट मेथड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सक्शन एविक्यूएशंस करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड सबसे बेस्ट जो है वो हमारा यही है, सक्शन एविक्यूएशंस है। और सक्शन एविक्यूएशन करने के लिए यूजिंग करते हैं कार्बन्स कैनुला। सक्शन एविक्यूएशन को यूज करने के लिए हेल्प लेते हैं कार्बन्स कैनुला को। और कार्बन्स कैनुला, कार्बन्स कैल्यूना याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रेशर कितना होता है? सक्शन प्रेशर जो होता है 400 से 600 mmHg होता है मरकरी। कितना होता है? 400 से 600 mmHg होता है। अब जो, अब आपको एक क्वेश्चन है, कार्बन्स कैनुला डिफरेंट टाइप का नंबर होता है, डिफरेंट नंबर होते हैं। अब कौन सा नंबर आपको कब यूज करना है इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ये है 7 नंबर का, ये है 8 नंबर का, ये है 9 नंबर का, ये है 10 नंबर का, ये है 11 नंबर का, और ये है 12 नंबर का। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में अब आपको नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब जो 7 नंबर का है वो कब यूज करेंगे, 8 नंबर का है वो कब यूज करेंगे, 9 नंबर का है वो कब यूज करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल, नॉट ए सीरियल, एग्जाम्पल लिए हैं। अब मान के चलिए कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन, अगर कोई लेडीज का पीरियड ऑफ गेस्टेशन 8 वीक है, डिपेंड, यहाँ ध्यान देना है, 8 वीक है, कितना है? 8 वीक है, तो नंबर ऑफ कैनुला कितना होगा? ये भी 8 ही होगा। तो जितना भी वीक का, 8 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो कैनुला का नंबर भी होगा, कार्बन्स कैनुला का भी नंबर होगा 8, ठीक है। अगर 9 वीक का होगा तो कार्बन्स कैल्यूना का नंबर भी होगा 9, 10 का होगा तो 10 होगा, 11 का होगा तो 11 होगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन 10 वीक है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन 10 वीक है,
तो बेस्ट मेथड तो यही होगा कि नंबर 10 को ही लिया जाए, बेस्ट मेथड यही है। बेस्ट कौन सा है? 10 नंबर। बट 10 ऑप्शन में नहीं है, मान के चलो 10 ऑप्शन में यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, 10 को हटा दिया और रह गया है सिर्फ 11, 12 एंड 9 रह गया। तो आपको कौन सा लेना है? 9 ले या 11 ले? ऑप्शन में है 9 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 8 भी है। तो इस केस में अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन 10 वीक है, तो इस केस में जो कैन्युला लेते हैं वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से -1 कर देते हैं। तो 10 वीक का हो गया पीरियड ऑफ गेस्टेशन, पीरियड ऑफ गेस्टेशन -1, तो कितना हो जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ कैन्युला कितना हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर आप ले सकते हैं 9। हमेशा याद रखना, अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन 10 है, तो 10 अगर ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट है। अगर 10 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको -1 कर देना है पीरियड ऑफ गेस्टेशन से और उसमें से जो नीचे आएगा 9, 8 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है। तो कार्बन्स कैन्युला ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पीवाईक्यू है, डायरेक्ट ये पीवाईक्यू है क्वेश्चन, को याद रखना, ठीक है। दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस, एमआर सिरिंज बोलते हैं, क्या? मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है आपको याद रखना है। इसमें देखो ये सिंगल पिंच वाल्व है, सिंगल पिंच वाल्व है और इसको अप टू 7 वीक और प्रेगनेंसी तक इसको हम मैनुअल रेगुलेशन सिरिंज का, एमआर सिरिंज का हम लोग करते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है? 50 ml कैपेसिटी होता है, ठीक है। बट ये नाउ डे इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको अभी के टाइम पे इसको यूज नहीं करते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एमआर सिरिंज को यूज नहीं होता है। लेकिन ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद रखना है कि ये इसमें क्या है? सिंगल पिंच वाल्व है। क्या है? सिंगल पिंच वाल्व है। इसमें 50 ml कैपेसिटी होता है। ओनली फॉर कितना होता है? 50 ml का कैपेसिटी। दूसरा है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत यूज होते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस। क्या है? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस है और इट कैन बी डन 12 वीक तक किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? 12 वीक तक इसको किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आया था कि कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिरिंज कितना है? 60 ml है। प्रेशर जनरेट कितना करता है? 660 mmHg होता है। अगर ऑप्शन में 660 mmHg नहीं है तो 600 से भी है तो ये भी चलेगा, ये भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कैपेसिटी याद रखना है, प्रेशर जनरेट कितना करता है आपको याद रखना है। अब इसको इमेज बेस्ड क्वेश्चन मान के चलिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोथ, तो कैसे डिफरेंशिएट करिएगा कि आपका ये एमएमआर सिरिंज है और कैसे डिफरेंशिएट करिएगा मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस है। तो एमएमआर सिरिंज में क्या होता है ना, सिंगल पिंच वाल्व होता है। क्या होता है? सिंगल पिंच वाल्व होता है। और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस में क्या होता है ना, डबल होता है, 2 पिंच होता है, डबल, 1 एंड 2 डबल पिंच होता है, ठीक है। तो आपको ये अगर डबल पिंच दिख गया तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस है और ये 12 वीक तक किया जा सकता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रूरल एरिया में करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का नीड नहीं है, रूरल एरिया में इसको हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? रूरल एरिया में करते हैं जहां पे नो नीड, इलेक्ट्रिसिटी का कोई नीड नहीं है। ये रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एमटीपी करते हैं वो बेस्ट जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा किया जाता है,
ठीक है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन एमटीपी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको मिसोप्रेस्टोल 200 से 800 माइक्रोग्राम दिया जा सकता है। इसमें है कि अगर मिसोप्रेस्टोल 400 माइक्रोग्राम एवरी 3 आवर मैक्सिमम 4 टाइम या 4 डाइज आप डोज दे सकते हो। तो मिसोप्रेस्टोल जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 पे होता है। दूसरा होता है गेमिप्रोस्ट होता है वेजाइनिल, ये दे सकते हैं, पेसरी है 1 mg। और डायनाप्रोस्टोन ये भी दे सकते हैं, कार्बोप्रोस्ट ये भी दे सकते हैं 250 माइक्रो, ये भी दे सकते हैं इंजेक्शन के रूप में। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का है। ऑक्सीटोसिन से भी हम कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन से भी किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और एक्स्ट्रा इम्यूनिटिक इसके द्वारा भी किया जा सकता है। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्रियोटोमी, हिस्ट्रियोटोमी, हिस्टेक्टोमी नहीं है। हिस्टेक्टोमी मतलब रिमूव, यह है हिस्ट्रियोटोमी। हिस्ट्रियोटोमी में क्या आता है, ओपनिंग ऑफ यूटर, ओपन करने के बाद उसको जितना प्रोडक्ट है वो कंसेप्ट कर लेना, बाहर लेना, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, तो ये हिस्ट्रियोटोमी मतलब होता है ओपनिंग ऑफ यूटरस एंड टेकिंग आउट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस, कंसेप्शंस को आपको बाहर कर लेना जितना भी प्रोडक्ट होगा। तो इसके द्वारा भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हिस्ट्रियोटोमी, नॉट हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रियोटोमी के द्वारा भी किया जा सकता है। सक्शन इवैक्यूएशन से भी किया जाता है, अप टू कितना तक किया जा सकता है, अप टू 16 वीक तक किया जा सकता है। डीएनसी किया जा सकता है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज किया जा सकता है, हेल्प ऑफ द ओवम फोर्सेप, ओवम फोर्सेप के हेल्प लेकर के भी हम इसको किया जा सकता है। तो एमटीपी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एमटीपी में कुछ सेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी है कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस है, इसमें आपको ये सारे याद रखना है, ये एकदम पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चंस है। इसका सिरिंज का कैपेसिटी कितना होता है, 60 ml होता है, प्रेशर कितना होता है, 660 होता है। अगर 660 नहीं है तो 600 से भी ज़्यादा है तो वो मान्येबल है और इसको ऑप्शन में ये ठीक रहेगा, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका है कि 2 पिंच मतलब 2 वाल्व रहेगा, 2 पिंच वाल्व है। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस का पहचानने का तरीका है। और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में एमआर सिरिंज जो होते हैं 1 सिंगल पिंच होते हैं, 15 ml कैपेसिटी होते हैं, लेकिन अभी ये यूज नहीं किया जा सकता है। कैन्युला बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मन्स कैन्युला, कर्मन्स कैन्युला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मन्स कैन्युला सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, कितने नंबर का लगाया, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का पीरियड अगर 8 वीक है तो 8 नंबर, 9 वीक है तो 9 नंबर का कैन्युला लगेगा। इसके हिसाब से आपको सिलेक्शन लेना है कार्बन कैन्युलास का। दूसरा है कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जो वीवीआई है आपको यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो याद रखना है कि सबसे पहले मेफी देते हैं, देन मीशो देते हैं। मेफी जो 200 देते हैं, मीशो जो देते हैं वो हमारा 400 देते हैं। आफ्टर 7 वीक से 9 वीक जो हमारा मेफी सेम डोज रहेगा, लेकिन मीसो चेंज हो जाएगा, 800 माइक्रोग्राम चेंज होगा ओनली फॉर वेजाइनल। ठीक है, एमटीपी हमारा न्यू कितना 7 वीक तक करते हैं, डेवलप कंट्री में 9 वीक तक करते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यू अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एमटीपी 24 वीक तक करते हैं, 20 वीक तक 1 डॉक्टर का रिक्वायर्ड होता है, और 20 से 24 वीक तक 2 डॉक्टर्स का रिक्वायर्ड होता है। आपको ये याद रखना है। तो थैंक यू, होप यू आर गुड एंड आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी। थैंक यू सो मच।